हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार टीचिंग फॉर टीचर्स में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि आपका जो सिलेबस सुपर टेट का डिक्लेयर हुआ प्राइमरी का, तो प्राइमरी के आपका जो सिलेबस है उसमें आपकी एक यूनिट दे रखी है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल के आपके सब विषय दे रखे हैं, सब यूनिट दे रखी हैं। उनको हम लोग कंप्लीट देखेंगे कि आपके शिक्षण कौशल या टीचिंग स्किल संबंधित कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं और कौन कौन से चीज़ें आपको कवर करनी है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सबसे पहले सिलेबस को, टीचिंग स्किल्स के, उसके बाद में जो आपका टीचिंग स्किल्स की जो पहली आपकी यूनिट है शिक्षण की विधियां एवं कौशल, इसको हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ करेंगे सिलेबस के अनुरूप ही करेंगे, हवा में बातें नहीं करेंगे। सिलेबस जो आपका दे रहा है, जो बताया आयोग ने, उसी को लेकर हम लोग अच्छे से इसको करेंगे। आपकी जो पहली क्लास रहेगी शिक्षण की विधियां एवं कौशल, इसको हम लोग कंप्लीट देखेंगे। सबसे पहले हम लोग टीचिंग स्किल क्या है इसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, उसके बाद विभिन्न मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो कुछ परिभाषाएं दी गई हैं उनको हम लोग कंप्लीट देखेंगे। शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, इन सबको कंप्लीट देखेंगे। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं आज के अपने जो पहला टॉपिक है, इसको हम लोग देखते हैं कि आपका जो शिक्षण कौशल संबंधित आपके कौन कौन सी यूनिट हैं और कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़ना है, कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस में तो आप लोग देख लिया होगा, एकदम से पढ़ लिया होगा, लेकिन आज क्लास में हम लोग ध्यान से इत्मीनान से सारी चीज़ों को समझते हैं और आगे हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आपका टीचिंग स्किल दे रखी है, इसमें आपके कितने पॉइंटों बात की गई है, कितने आपके सब यूनिट हैं। तो सबसे पहले 8 यूनिट हैं, मतलब कि आपके टीचिंग स्किल में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आपका कौन सा है? पहला चैप्टर आपका है शिक्षण की विधियां एवं कौशल का। दूसरा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। थर्ड आपका भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। फोर्थ आपका समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, और लास्ट आपका है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। आपने सभी यूनिट को पढ़ा है, लेकिन आपने डिलीट भी किया होगा, तो आपको कुछ चैप्टर दिमाग में आ रहे होंगे, क्या ये चैप्टर कुछ ना कुछ हमारे जो डिलीट के समय थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सेकेंड या फर्स्ट से कुछ संबंधित है? जी हाँ, बिल्कुल संबंधित है। क्योंकि आयोग ने जो भी आपका जो टीचिंग स्किल का जो सिलेबस है, ये बिल्कुल आपका डिलीट के जो यूनिट हैं उन्हीं से निकाल के सभी को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, और वही सिलेबस आपका बन गया है टीचिंग स्किल। तो आपको बिल्कुल भी जो भी कुछ भी पढ़ना है, कहीं भी पढ़िए, लेकिन सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। सिलेबस में क्या दे रखा है, क्या आयोग ने पूछा है, और आयोग क्या आगे एग्जाम में आपसे पूछेगा सवाल। तो ये सिलेबस आपका एक रास्ता रहता है जिसके माध्यम से हम लोग मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आज की क्लास में जो हम लोग जो पहली क्लास रहेगी, आपकी पहली क्लास आपकी रहेगी शिक्षण की विधियां एवं कौशल से। इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहली यूनिट आपकी है शिक्षण कौशल, आपका चैप्टर है, यूनिट है शिक्षण की विधियां एवं कौशल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपकी शिक्षण कौशल क्या होता है, टीचिंग स्किल्स क्या है। सबसे पहले टीचिंग और स्किल। टीचिंग मतलब पढ़ाना, स्किल मतलब कौन कौन सी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी जो एक सिंपल सी परिभाषा है, इसको हम लोग देखते हैं कि आपकी शिक्षण कौशल या टीचिंग स्किल वह विशेष योग्यता या दक्षता है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को प्रभावी, मतलब इफेक्टिव, सिंपल और इंटरेस्टिंग के साथ में रोचक ढंग से सीखने में सहायता करता है। वो आपका क्या कहलाता है? आपका टीचिंग स्किल कहलाता है। आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अगर शॉर्ट में इसको हम देखते हैं कि प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को शिक्षण कौशल या टीचिंग स्किल कहते हैं। ये आपकी सिंपल परिभाषा है। मतलब हम लोग पढ़ाएंगे तो कौन कौन सी किस तरह से क्लास को प्रभावी कर सके, जैसे हम लोग कुछ चीज़ें का उपकरण का प्रयोग करते हैं, प्रोजेक्ट का प्रयोग करते हैं, भाषा सिंपल लगती है और रोचक, मतलब बच्चे मतलब कुछ ऐसी चीज़ बोलेंगे जिससे बच्चे फिर इंटरेस्ट लें, मतलब सुनने के लिए आतुर हो जाएं कि सर आगे क्या पढ़ाएंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा, आंसर इसका क्या आएगा। यही जो आपकी कंप्लीट स्किल है, सेट आपका बनता है, वो आपका कहलाता है टीचिंग, आपका स्किल कहलाता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि शिक्षण विधियाँ क्या क्या है, इनको हम लोग अच्छे से देखते हैं। शिक्षण विधियाँ क्या है, मतलब टीचिंग के समय में हम लोग कुछ तरीके इस्तेमाल करेंगे, कुछ मेथड इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी शिक्षण विधियां हैं। परिभाषा क्या है? विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अनुभव प्रदान करने के लिए शिक्षक जिन तरीकों का उपयोग करता है उन्हें हम लोग शिक्षण विधियां कहते हैं। मतलब कौन सी टीचिंग, जब टीचर है क्लास में पढ़ाता है, को बहुत सारी विधियां हैं जो टीचिंग की हैं, उनको इस्तेमाल करता है। जैसे व्याख्यान विधि, जिसको हम लेक्चर मेथड करते हैं, प्रश्नोत्तर विधि, जिसमें हम लोग प्रश्न के माध्यम से हम लोग आगे क्लास को ले चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चर्चा विधि, मतलब किसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्रोजेक्ट के माध्यम से। प्रदर्शन विधि, किसी चीज़ को दिखा रहे हैं प्रदर्शनी के माध्यम से, या फिर किसी परियोजना विधि। और भी तमाम मेथड होते हैं जिनके माध्यम से जो टीचर है वो अपने क्लास को और अच्छा
अच्छा बनाता है और जो ज्ञान रहता है स्टूडेंट को बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। अगर इसकी हम लोग डेफिनेशन एक लाइन में देखते हैं तो हम लोग क्या बताएंगे कि पढ़ाने के विभिन्न तरीकों को शिक्षण विधियां कहते हैं। कि मतलब सबसे पहले छोटे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग बहुत सारी विधियां अपनाते हैं। जैसे जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, वोवल सिखा रहे हैं या फिर हम प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हैं, तो काफ़ी सारा पहले हम बोलते हैं तो फिर वो सुनते हैं। तो मतलब अनुकरण के माध्यम से ये सारी जो विधियां हैं ये आपकी क्या कहलाएंगी, आपकी शिक्षण विधियां कहलाएंगी। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण संबंधित कुछ अपनी परिभाषाएं दी गई, इनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले शिक्षण क्या है इसके विषय में हम लोग देखते हैं। शिक्षण शिक्षण छात्रों के भीतर बौद्धिक चुनौतियां और उत्सुकता को जागृत करने की कला है। मतलब जो भी टीचर की क्लास होती है वो क्या कहती है, सबसे पहले एक प्रश्न पूछता है, उसके बाद जो स्टूडेंट रहता है अपने दिमाग में उस पर चिंतन करता है या उत्सुकता होती है, जागृत करने की कला है, ये आपकी टीचिंग कहलाती है। इसमें से एक मनोवैज्ञानिक थे जॉन बेकर, इन्होंने परिभाषा दी गई है कि शिक्षण या टीचिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें छात्रों के प्रदर्शन के लिए बौद्धिक चुनौतियां पैदा की जाती हैं और छात्र उन्हें स्वयं हल करना सीखते हैं। ये किसके अनुसार है, ये आपके जॉन बेकर के अनुसार है। फिर सेकंड आपके बीओ स्मिथ के अनुसार क्या है कि शिक्षण सीखने की एक ऐसी शिक्षण क्रियाओं की, मतलब शिक्षण मतलब टीचिंग, क्रियाओं के बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, तो आपका क्रिया नहीं क्रियाओं हो गया। क्रियाओं की एक ऐसी सिस्टम है, प्रणाली है जो जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। मतलब आपका क्यूरियोसिटी डेवलप करती है सीखने की, और कौन कौन से मेथड्स हम सीख सकते हैं। जैसे कोई भी एक सिंपल क्वेश्चन है उसको विभिन्न तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। वही बताया बीओ स्मिथ ने कि शिक्षण क्रियाओं की ऐसा सिस्टम है या सेट है जो सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है। जैसे हम लोग बचपन में देखा होगा, कोई सवाल एक सिंपल तरीके से हम लोग पूछते हैं, सर क्या इसका कोई दूसरा तरीका रहेगा, कोई दूसरा मेथड होगा। ये जो क्रियाएं जो होती हैं, ये जो परिभाषा दी गई है बीओ स्मिथ ने आपकी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि जो शिक्षण और टीचिंग है ये कैसी प्रक्रिया एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे शिक्षण आपकी प्रक्रिया कैसी है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। उसके बाद में पॉइंट बनता है कि शिक्षण में कितने चरण हैं, या जो शिक्षण की प्रक्रिया है क्या दो टीचर और स्टूडेंट के मध्य होती है, नहीं। जो शिक्षण की प्रक्रिया वो त्रिध्रुवी है, ट्राइपोलर है। कौन कौन से ट्राइपोलर में आते हैं, तो इसमें 3 चर होते हैं जिनको वेरिएबल कहते हैं, जो फिक्स रहते हैं। कौन कौन से हैं इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका होता है स्वतंत्र चर, दूसरा बोलता है मध्यस्थ चर, तीसरा होता है आश्रित चर। इन तीनों के बीच में आपस में अंतःक्रिया रहती है, मतलब क्या, आपस में ये लोग संबंधित रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि स्वतंत्र चर में क्या आता है। स्वतंत्र चर में आपका शिक्षक आता है। क्या, शिक्षक जो शिक्षण की योजना और नियोजन मतलब उसको क्रियान्वित करता है। मध्यस्थ चरण में क्या आता है, मध्यस्थ चरण में आपका आता है पाठ्यक्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम को आपको समझना चाहिए कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, आपका पाठ्यक्रम क्या है, और दूसरा आपका पाठ वस्तु क्या है। पाठ वस्तु क्या है, पाठ्यक्रम आपका क्या है, आपका सिलेबस है। जैसे यूपी सुपर टेट का आपका जो सिलेबस आया है वो आपका क्या आया है, वो आपका सिलेबस है। लेकिन पाठ वस्तु क्या है कि हर एक सिलेबस की, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग यूनिट है, उसमें सब चैप्टर आपके दे रखे हैं, वो आपके क्या है, वो आपकी पाठ वस्तु है। इनके मध्य में जो शिक्षक है स्वतंत्र नहीं रहता, वो सिलेबस आपका पाठ्यक्रम और पाठ वस्तु में बंधा बंधा होता है। तो मध्यस्थ चर क्या है, पाठ्यक्रम या पाठ वस्तु के बीच अंतःक्रिया का माध्यम बनती है। समझ में आ गया होगा चीज़ों को। जैसे कि आपका जो सिलेबस है वो आपका क्या है, आपका पाठ्यक्रम है, लेकिन अलग अलग जो सब्जेक्ट की जो विषय वस्तु या सब चैप्टर दे रखे हैं वो आपके क्या है, वो आपकी पाठ वस्तु है। तो टीचर जैसे हम स्वतंत्र नहीं है, हम सिलेबस से बंधे हुए हैं, सिलेबस से बंधे हुए हैं, उसके बाद में जो उसकी पाठ वस्तु है उससे बंधे हुए हैं। वही चीज़ हम आपके सामने पढ़ाएंगे या चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आश्रित चर, जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होते हैं, शिक्षार्थी आते हैं, जो टीचर जिस तरीकों से, जिस मेथड से जो टॉपिक उसको पढ़ा रहा है वो उस पर आश्रित है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आश्रित चर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात की गई कि मानसिक जटिलता, क्या, मानसिक जटिलता के आधार पर जो शिक्षण के तीन क्रमिक स्तरों में बांटा गया है या 3 क्रमिक स्तरों में होता है। कौन कौन सा, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका होता है एक स्मृति स्तर, दूसरा होता है आपका बोध स्तर, तीसरा आपका होता है चिंतन स्तर। इन तीनों को हम लोग देखते हैं। स्मृति स्तर ये आपका होता है, ये न्यूनतम सबसे स्तर रहता है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसका मुख्य फोकस होता है रटना, मतलब लोड लर्निंग और तथ्यों को याद रखना। बचपन में हम लोग देखा होगा कि हम लोग रटते थे, क्या, पहाड़े रटते थे, गिनती रटते थे, फलों के नाम रटते थे,
आपके जो वीक के नियम हैं इनकी स्पेलिंग रटते थे, तो ये जो आपका स्मृति स्तर है ये बिल्कुल न्यूनतम विचारशील स्तर है। सेकंड क्या है आपका बोध स्तर है, हम लोग सिद्धांतों, नियमों की समझ को विकसित करते हैं। जैसे कोई भी हम लोगों ने जैसे 6 में गए होंगे, कुछ फॉर्मूले हम लोग पढ़ना सीख गए होंगे, a+b का होल स्क्वायर, उसके बाद में उनका प्रयोग करना सीख गए होंगे, अंडरस्टैंडिंग हम लोग डेवलप की गई। ये आपका बोध स्तर आपका आपका सेकंड स्तर है। फर्स्ट आपका स्मृति स्तर, सेकंड आपका बोध स्तर है वो स्मृति स्तर से ज़्यादा उच्च होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चिंतन स्तर। चिंतन स्तर में क्या होता है, चिंतन स्तर ये किस तरह का स्तर है, ये आपका उच्चतम स्तर है। इसमें क्या होता है, प्राप्त ज्ञान का आलोचनात्मक और तार्किक विश्लेषण किया जाता है। आलोचनात्मक मतलब क्या, कोई भी चीज़ टीचर बता रहे हैं उसके कुछ प्लस पॉइंट क्या है, कुछ नेगेटिव पॉइंट क्या है, बिल्कुल हम लोग डिस्कस करते हैं। सर ऐसी चीज़ है, अगर ये ऐसा हो जाता है या फिर वैसा हो जाता है तो क्या परिणाम रहेंगे। मतलब इस तरह के स्टूडेंट में डेवलप हो जाना, तो एक ऐसा कला है आपका चिंतन स्तर है। तार्किक विश्लेषण करना ये किस में आता है, आपका चिंतन स्तर में आता है। मानसिक जटिलता के आधार पर शिक्षण के 3 क्रमिक स्तर हैं, उसी के अनुरूप हम लोग की जो क्लास चलती है वो आगे बढ़ती है। आपने देखा होगा प्राइमरी क्लास में हम लोग चिंतन स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, मेमोरी लेवल की बात कर रहे हैं, उसके बाद में बोध स्तर, फिर हम लोग चिंतन स्तर की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग शैक्षिक जो पढ़ाते हैं उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए मूल्यांकन प्रणाली को अपनाते हैं। ये मूल्यांकन प्रणालियाँ कितनी होती हैं, तो प्रमुख 3 मूल्यांकन प्रणाली आपकी होती हैं। कौन कौन सी होती है इनको देखते हैं। सबसे पहले आपकी रचनात्मक, दूसरी आपकी योगात्मक और थर्ड आपका है नैदानिक। रचनात्मक क्या होता है, योगात्मक और नैदानिक, इन तीनों को हम लोग बहुत ही अच्छे से हम लोग देखेंगे। रचनात्मक मतलब होता है कि किस समय रचनात्मक का हम लोग मूल्यांकन करते समय किस समय करते हैं, तो ये रचनात्मक का हम लोग करते हैं शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करते हैं। कब करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, मतलब कोई भी चीज़ सब्जेक्ट हम पढ़ाया जा रहा है उसी के दौरान करते हैं। सेकंड योगात्मक क्या होता है, आपका शैक्षिक सत्र, मतलब क्या, शैक्षणिक आपका सत्र, मतलब पूरा आपका सत्र एंड हो चुका है, शैक्षिक सत्र के अंत में करते हैं। समझ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सत्र के अंत में, मतलब आप 5th में 6 में, तो 6 के जाने से पहले 5th के लास्ट में इसका आपका मूल्यांकन होता है। और नेक्स्ट है आपका नैदानिक, ये किस समय करते हैं, अधिगम में कठिनाई आने, मतलब स्टूडेंट कुछ पढ़ रहा है उसी समय कुछ कठिनाई आ गई, उस समय हम लोग मूल्यांकन करते हैं आपका नैदानिक, मतलब किसी समय किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो अपनी समस्या पूछ सकते हैं। ये इसका मूल्यांकन का इनका उद्देश्य क्या है, इन सबको हम लोग देखते हैं। इनका उद्देश्य है सबसे पहले छात्रों की लगातार प्रगति की फीडबैक देना। सेकंड आपका है समग्र उपलब्धि या आकलन व ग्रेड देना। थर्ड आपका इसका उद्देश्य है अधिगम बाधाओं और विशेष कमजोरियों की पहचान करना, मतलब कि नैदानिक मतलब कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमने तुरंत उससे प्रश्न पूछ लिया, उसमें कोई समस्या आ रही, उसको तुरंत उसकी समस्या को समाधान करना। ये लास्ट में ग्रेड दिया जाता है, रिजल्ट मिलता है। और इसमें क्या है, कोई भी टॉपिक के बाद में कंप्लीट हो जाने के बाद में हम लोग फीडबैक लेते हैं, चीज़ें देते हैं, तो मालूम चलता है कि आपके स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ नहीं। आपको क्या है याद करना, आपको बात याद रखना है केवल कि रचनात्मक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, योगात्मक शैक्षिक सत्र के अंत में, और नैदानिक आपका अधिगम में कठिनाई आने पर कभी भी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई जो आपकी जो शिक्षण विधियां हैं वो मुख्यतः दो पर निर्भर करती हैं। किस पर, एक तो आपके शिक्षक पर, दूसरा छात्र पर। शिक्षक और छात्र पर कैसे निर्भर करती हैं, जी हाँ बिल्कुल निर्भर करती हैं। कैसे, सक्रियता के आधार पर, मतलब एक्टिविटी के आधार पर जो शिक्षण विधियां हैं, मुख्य विभाजन इनका सक्रियता के आधार पर 2 भागों में किया गया है। फर्स्ट आपका है शिक्षक केंद्रित विधियां, सेकेंड आपका है छात्र केंद्रित विधियां। शिक्षक केंद्रित विधियां को पहले हम लोग देखा था यूपी टेट में, अब हम लोग देख रहे हैं शिक्षक केंद्र, मतलब इसमें जो भी केंद्र रहता है वो शिक्षक रहता है, मतलब मुख्य भूमिका इसमें क्लास में किसकी होती है, आपके टीचर की रहती है। स्टूडेंट आपका कैसा रहता है, स्टूडेंट आपका निष्क्रिय या पैसिव स्टेट में रहता है। इसमें कौन कौन सी टीचिंग स्किल आती हैं, तो आप बताएंगे इसमें व्याख्यान विधि, कहानी विधि, ये सारी जो विधियां प्रयोग होते हैं ये आपके टीचर सेंटर्ड विधि हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका स्टूडेंट सेंट्रिक। स्टूडेंट सेंट्रिक में क्या होता है, इसमें छात्र होते हैं वो एक्टिव होते हैं, छात्र सक्रिय भागीदार होते हैं। और इसमें कौन कौन सी विधियां टीचिंग उपयोग की जाती हैं, आप बताएंगे योजना या प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि और आपकी खोज विधि, और आज सारी विधियां हैं वो आपके स्टूडेंट सेंट्रिक विधियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात की गई जो टीचिंग मेथड है, विभिन्न जो टीचिंग मेथड, इनको हम लोग देखते हैं, इनके प्रवर्तक कौन है और इनका मूल सिद्धांत क्या है, इन सबको हम अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मांटेसरी या साक्षर विधि। मांटेसरी साक्षर विधि, इसके प्रवर्तक कौन थे, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। इसका मूल सिद्धांत क्या था, इसका मूल सिद्धांत आप अच्छे से याद कर लीजिए, इंद्रियों के द्वारा सीखना।
क्या इंद्रियों का प्रशिक्षण और स्वयं करके सीखना। इसका मूल सिद्धांत आप लोग याद कर लीजिए, इंद्रियों से सीखना। नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि। कौन है इसके? फ्रेडरिक विलियम फोवेल। इसका मुख्य उद्देश्य था गीतों और खेलों द्वारा सीखना। क्या? गीतों और खेलों द्वारा सीखना। नेक्स्ट आपका खेल विधि। खेल विधि के कौन है आपके? खेल विधि के हेनरी आपके कोल्डवेल कुक। इसका मतलब है खेल खेल में सीखना। जैसे कुछ स्टूडेंट को हम लोग सिखाना है, खेल के माध्यम से सिखा रहे हैं कि मतलब कि हम लोग खेल रहे हैं 5+4, जैसे 5 यूनिट उसको दे दी, 4 यूनिट दे दी, उससे बोल रहे हैं कि पहले 5 लेके आओ, फिर 4 लेके आओ, फिर दोनों को काउंट करो कितने हो गए, तो बताएगा कि 9 हो गए, तो ये आपकी क्या आ जाएगी? आपकी खेल विधि आ जाएगी। डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के प्रवर्तक कौन थे? तो हेलन पार्कहर्स्ट थे। इसमें क्या कहा था? बिना समय सारणी के, मतलब आप टाइम टेबल के अनुसार नहीं, स्वयं की गति से पढ़ें। कि आप स्लो लर्नर है तो धीमी गति से पढ़िए, आप अगर अच्छे लर्नर है तो तेज गति से पढ़िए। ये आपकी विधि किसने दी? डाल्टन विधि। और डाल्टन विधि के प्रवर्तक कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट आपका खोज या अन्वेषण विधि। खोज और अन्वेषण विधि के प्रवर्तक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग। इनका मूल सिद्धांत क्या था? इनका मूल सिद्धांत था खुद खोज करना, मतलब खुद वैज्ञानिक परीक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्रॉस क्वेश्चंस करना, इसके माध्यम से सीखना। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि। इसके प्रवर्तक कौन है? आपके सुकरात हैं। इसमें क्या है कि प्रश्नों द्वारा बालक में अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकाला। मतलब क्या? बालक टीचर से, घर में मम्मा पापा से, भाई से प्रश्नों के माध्यम से पूछना, और जो भी समस्या हो, समस्या का समाधान बड़े लोग करेंगे, तो उससे जो ज्ञान अर्जित रहेगा, इस ज्ञान के माध्यम से सीखना। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। तो प्रोजेक्ट और परियोजना विधि किसने दी? विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने दी। इसका मतलब क्या है? आपका परियोजना मतलब करके सीखना, वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों में करके सीखना। मतलब कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं तो आप लोग केवल क्लासरूम में नहीं, आप जैसे पेड़ों को लगाना सीख रहे हैं तो केवल क्लासरूम में नहीं, आप घर आइए, पेड़ को लगाइए, उसकी देखरेख कीजिए। इन्वायरमेंट का ज्ञान है वो एकदम बाहरी ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान से मतलब सीखना। नेक्स्ट आपका आगमन और निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि के प्रवर्तक कौन है? आप बताएंगे अरस्तु। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि होती है उदाहरण से नियम से सीखना, और आपका निगमन विधि क्या होती है? नियम से उदाहरण की ओर सीखना। मतलब उदाहरण पहले हम लोग को एग्जाम्पल देते हैं, उससे हम नियम बनाते हैं, फिर हम लोग नियम से उदाहरण की ओर सीखना। नेक्स्ट आपका दल शिक्षण या टीम टीचिंग। इसके प्रवर्तक थे आपके प्रोफेसर डेविड वाल्डिंग। इसका मतलब क्या है कि कुछ कुछ टीचर हैं, वो टीचर ग्रुप में बैठे हैं और शिक्षकों के समूह द्वारा मिलकर शिक्षण किया जाता है। मतलब आपके 3-4 टीचर हैं, मैथ के हैं, साइंस के हैं, इंग्लिश के हैं, ये सभी लोग टीचर आपस में ग्रुप में बैठे हैं, उसके माध्यम से टीचर सभी लोग कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, ग्रुप में सिखा रहे हैं। इसको हम लोग बोलेंगे द शिक्षण, और प्रवर्तक प्रोफेसर डेविड वाल्डिंग। नेक्स्ट आपका है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं आपके B.F. स्किनर। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि जो भी आपको सीखना है, छोटे छोटे चरणों में सीखना, और उसके बाद में जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं उसके ऊपर तुरंत फीडबैक देना। मतलब कि आप कैसा सीख रहे हैं, इसमें कौन सी सुधार की आपको ज़रूरत है, और क्या क्या चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। तो ये आपने किसने दिया? B.F. स्किनर। मतलब लघु पदों में स्वगतित सीखना, मतलब छोटे छोटे चरणों में अपनी गति सीखना और तुरंत उसको फीडबैक देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियाँ हैं, क्योंकि जो आपका जो टॉपिक है इसी से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है, इसके विषय हम लोग देखते हैं। माइक्रो टीचिंग है आपकी जो शिक्षक प्रत्याशियों के व्यवहार संशोधन की एक नियंत्रित प्रणाली है। मतलब क्या? जो शिक्षक है वो बंधा रहता है माइक्रो टीचिंग से। इसका उद्देश्य क्या है कि कक्षा में अधिगम को सरल, सुगम और प्रभावी बनाने के लिए विशिष्ट शिक्षण कौशलों का अभ्यास, ये इसका उद्देश्य है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग किसके द्वारा डेवलप की गई? आपके एनसीईआरटी मॉडल है माइक्रो टीचिंग का। इसकी अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि है कुल 36 मिनट। माइक्रो टीचिंग कितनी देर की होती है? केवल 36 मिनट की आपकी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग बात करेंगे कि आपको जो कक्षा होती है उसको कैसे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से या सजीव या जागृत बना सकते हैं, इसके विषय में बात की गई। कक्षा की जो अंतःक्रिया स्टूडेंट के माध्यम से होती है उसको कैसे हम बहुत सजीव को, मतलब क्या है, मतलब लिविंग, मतलब आप क्लास में जा रहे हैं, बच्चे उत्साहित हैं, बच्चे पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं, इसके कौन कौन से शिक्षण कौशल हैं, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी कौन कौन से कौशल हैं। सबसे पहले आपका पाठ प्रस्तावना कौशल। पाठ प्रस्तावना कौशल क्या है? इसमें क्या है? नवीन ज्ञान को छात्र के
पूर्व ज्ञान से जोड़ना। मतलब क्या कि आप क्लास में गए हैं, आपने पिछले हुए कल में जो कुछ पढ़ाया है, तो आप नेक्स्ट क्लास में आप जब गए हैं तो पिछली क्लास से कुछ ना कुछ आप लोग सीख मतलब आगे बढ़े। मतलब मैथ का क्वेश्चन है तो पिछले क्लास में जो टॉपिक खत्म हो गया, सबसे पहले हम जाएंगे क्लास में तो स्टूडेंट से हम लोग क्या पूछेंगे कि आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, कौन से फॉर्मूले पढ़े। उस फॉर्मूले को हम लोग अच्छे से एक दो स्टूडेंट से पूछेंगे, उसके बाद जो नए फॉर्मूले हैं उससे कनेक्ट करेंगे। तो यही चीज़ बता रहा है कि सबसे पहले क्लास में जानना है तो पाठ प्रस्तावना कौशल क्या है, नवीन ज्ञान को छात्र के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। मतलब कि क्या, पहले जो कुछ पढ़ा है उसको नवीन ज्ञान से जोड़ना, ये चीज़ है आपका। मतलब पूर्व, इसमें क्या है, पूर्व ज्ञान का उपयोग करना। प्रश्नों में तार्किक क्रमबद्धता, मतलब प्रश्नों में या फिर कोई चीज़ हम बता रहे हैं उसमें तार्किक क्रमबद्धता हो, जैसे पिछली क्लास हो और आज की क्लास हो, एक दूसरे से इंटरलिंकिंग हो, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल में क्या है, जटिल या अमूर्त संप्रत्य, मतलब आपसे कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में समझाना। इसका मतलब कि कोई भी आप फॉर्मूला है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, इसको आपको जो किताबी भाषा बहुत ही डिफिकल्ट होती है उसको आप लोग पहले टीचर जो हैं, ये क्योंकि ये टीचर के लिए है ना, तो टीचर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, किताबी भाषा को अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है, अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है। फिर उसको आसान भाषा या बोली में, मतलब कि आप तो मतलब कि टीचिंग है, आप बिहार हैं, कुछ लोग हरियाणा से आएंगे, तो लेकिन जैसे यूपी में पढ़ाने आएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले टीचर क्या करेंगे, अपनी जो किताबी भाषा को पहले खुद समझेंगे अपनी हरियाणवी भाषा में, राजस्थानी भाषा में। लेकिन यूपी में पढ़ा रहे हैं तो हरियाणवी भाषा नहीं प्रयोग करेंगे, उन्हीं की जो लोकल भाषा है उन्हीं की भाषा में उसको बताना। ये आपका कैसा कौशल, आपका व्याख्यान कौशल है। मतलब क्या है, जटिल एवं अमूर्त संप्रत्यों को सरल भाषा में समझाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य शब्दों की स्पष्टता, कार्य कारण संबंधी जो उजागर, मतलब कॉज और इफेक्ट किसी चीज़ का हो रहा है तो उसको उजागर करना, व्यवहारिक उदाहरणों का प्रयोग करना। ये आप लोग अच्छा जितने भी भावी टीचर हैं इस तरह का मेथड का उपयोग करेंगे तो जो आपकी क्लास रहेगी वो सजीव रहेगी। सजीव मतलब जिएगी मतलब सभी लोग एक्टिव रहने का मेथड बताया गया है टीचर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है आपकी उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ये क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है, छात्रों की एकाग्रता बनाए रखने के लिए व्यवहारों में जानबूझ परिवर्तन करना। मतलब क्या, व्यवहारों में जानबूझ का परिवर्तन क्या, मतलब कि आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हमारे टीचर थे जो जब मैथ पढ़ाते थे तो सभी स्टूडेंट्स से कहते थे कि आप लोग ब्लैक बोर्ड में देखिए, क्योंकि उस समय ब्लैक बोर्ड ही चलता था। ब्लैक बोर्ड में पूरा समझा रहे हैं, लेकिन बीच में क्या है कि आप कुछ ना कुछ सवाल में कुछ ना कुछ गलती कर दे रहे हैं, या फिर 2 है वहाँ 4 कर दे रहे हैं, या अपने बिहेवियर में चेंज ला रहे हैं। जैसे किताब रीडिंग कुछ जैसे टीचर पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग पहले किताब रीडिंग होती थी उसमें पढ़ रहे हैं तो टीचर जैसे कोई चीज़ समझा रहे हैं तो स्टूडेंट को एक्टिव करने के लिए कुछ ना कुछ शब्द गलत बोल देते थे, फिर स्टूडेंट की तरफ देखते थे कि कौन बच्चा एक्टिव है कि नहीं है। तो इसी तरह क्या व्यवहार परिवर्तन करना, या फिर हम लोग जैसे कि मैम है सर हैं, जैसे कि कविता पढ़ रहे हैं तो स्वरों का उसी तरह के हिसाब से उतार चढ़ाव होना, शारीरिक संचलन होना, एक्टिविटी बेस होना, और जो एक्टिविटी, और जैसे जहाँ पे मौन होना, जैसे कोई चीज़ है शांत हो जाना, जैसे टीचर की एक्टिविटी को देखना, ये सारी चीज़ आपकी किस में आती हैं, ये सारी चीज़ आपकी आती हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल में आपकी आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका श्याम पट लेखन कौशल। मतलब पहले ब्लैक बोर्ड चलता था, अब काफ़ी स्कूलों में व्हाइट बोर्ड चलने लगा, या फिर आपका डिजिटल बोर्ड चलने लगा, कुछ भी चलने लगा लेकिन आपका बोर्ड ही रहेगा। तो क्या, तो आपका क्या है, श्याम पट पर सुव्यवस्थित और स्पष्ट उपयोग। मतलब श्याम पट को हम लोग अच्छे से, मतलब सुव्यवस्थित मतलब अच्छी जगह पर व्यवस्थित किया है और उसको हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। इस्तेमाल कैसे कर सकें, मतलब लिखावट की सुस्पष्टता, जो टीचर्स हैं तो जब लिखेंगे सुस्पष्ट लिखें जिससे बच्चे अच्छे से उसको समझ सकें, क्योंकि बच्चे उसको अनुकरण करते हैं, जैसे मास्टर शब्द लिखेंगे वैसे स्टूडेंट भी लिखेंगे। लिखते समय 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होना। 45 डिग्री के कोण पर मतलब क्या, ये टीचर है ऐसे खड़ा होना, ये आपका ब्लैक बोर्ड है, जिससे कि स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें अच्छे से सुस्पष्ट दिखती रहें और स्टूडेंट बार बार ये ना कहें कि सर आप थोड़ा दाएं हो जाइए, आप बाएं हो जाइए, हमको दिख नहीं रहा। तो आपको क्या 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होना है, जिससे स्टूडेंट को सारी चीज़ स्पष्ट रूप से अच्छे से दिखें। रंगीन चौक का प्रयोग करें और मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करें। रंगीन चौक का मतलब क्या, चीज़ें हाईलाइटेड हो जाती हैं और थोड़ा अच्छा लगता है, और मुख्य बिंदु मतलब हाईलाइट करना, जिससे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो मुख्य बिंदु हैं अक्सर वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है
हम लोग बात करेंगे कि अनुशीलन प्रश्न कौशल मतलब छात्र से हम लोग सही प्रश्न कैसे निकलवा सकते हैं, तो उसके विषय में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जैसे कोई भी छात्र है, उसको उत्तर ना आने पर मतलब उत्तर ना आने पर या आंशिक उत्तर आने पर विभिन्न सहायक प्रश्नों का उपयोग हम कर सकते हैं और उससे हम लोग सही उत्तर निकलवा सकते हैं। जैसे कैसे, फर्स्ट आपका चरण क्या है, अनुमोदन या संकेत। अनुमोदन या संकेत क्या होता है, छात्रों को सही उत्तर के लिए हिंट देना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, छात्र ने थोड़ा बताया, बीच में कहीं फंस रहा है, तो उसको हिंट के माध्यम से हम लोग उसका जो छात्र की जो नॉलेज है, जो चीज़ सीखी है, उसको हम लोग कंप्लीट करवा सकते हैं। सेकंड आपका विस्तृत सूचना प्राप्त क्या है कि आंशिक उत्तर से पूर्ण उत्तर की बनना, मतलब उसने थोड़ा बताया है तो आप उसको पूरा कंप्लीट उत्तर कर दें। नेक्स्ट आपका पुनः केंद्रीकरण क्या है, पुनः केंद्रीकरण क्या है, सही उत्तर को मूल संपत्ति से जोड़ना। नेक्स्ट आपका पुनः प्रेषण क्या है, तो प्रश्नों को दूसरे छात्र की ओर मोड़ना, मतलब कि आप क्लास चल रही, सभी चीज़ें चल रही हैं, तो आप जो प्रश्न है उसको पहले प्रश्न इस स्टूडेंट से पूछा, फिर दूसरे स्टूडेंट से पूछना। नेक्स्ट आपका आलोचनात्मक सजगता क्या है, आपका क्रिटिकल अवेयरनेस क्या है, ऐसा क्यों जैसे तार्किक प्रश्न पूछना। समझ रहे हैं क्या?